सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। प्रोग्राम में जैसे आप जानते हैं हर रोज की तरह दुनिया भर की खबरों पर चर्चा होती है और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहते हैं सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी। करते हैं सबसे पहले पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। सबसे पहले बात ईरान अमेरिकी जंग के बारे में। हर रोज़ नई अपडेट्स रहती हैं। कल भी बातचीत के बीच में ही अमेरिका ने ईरान की वोट्स पर हमला कर दिया, ये खबर आई। लेकिन आज ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि ईरान ने भी दोबारा से जंग की तैयारी शुरू कर दी है। जब ये पहली बार इनमें सीज़ फायर हुआ था, समझौता हुआ था कि अभी एक दूसरे पर हमले रोके जाएँगे, तो दुनिया भर में ये चर्चाएं चली कि शायद ये जंग पर जो एक थोड़ा-सा विराम लगा है, ये पूर्ण विराम बन जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी ताकत नहीं बन पाई जो इन दोनों महाशक्तियों को मना ले। बेशक एक महाशक्ति है, दूसरी अगर सामने लड़ रही है, अभी तक खड़ी है, वो भी किसी से कम नहीं है। तो ख़ैर, अभी क्या नज़र आ रहा है आगे, क्योंकि ईरान भी तैयारी में दोबारा से जुट गया है, अमेरिका भी कुछ नहीं हाथ लगने दे रहा। क्या कहाँ पर जाकर ये बात खत्म होगी? क्या मेजर अपडेट्स हैं? देखिए गुरप्रीत, आज सुबह तक ये ऐसा महसूस हो रहा था कि दोनों देशों के बीच में सब ठीक नहीं है। ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट्स थे जिसमें वो कह रहे थे कि हम भी जंग की तैयारी शुरू कर रहे हैं अपने बचाव के लिए। हम कल भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अपने बचाव के लिए हम ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। ये सब चीज़ें चल रही थी, लगातार ट्रंप की भी स्टेटमेंट आ रही थी। लेकिन अभी रॉयटर्स ने खबर ब्रेक की है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान का सरकारी टीवी चैनल उसने एक शुरुआती और अनऑफिशियल दस्तावेज मिलने का दावा किया उसमें, जिसमें अमेरिका ईरान समझौते का ढांचा तैयार होने की का दावा किया गया है। ड्राफ्ट के अनुसार अमेरिका ईरान के आसपास से अपनी सैन्य मौजूदगी हटाएगा और जो नेवी घेराबंदी है, जो नौसैनिक घेराबंदी है, उसको खत्म करेगा। इसके बदले ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज स्ट्रेट में व्यावसायिक जो जहाज हैं, कमर्शियल जो जहाज हैं, उनकी आवाजाही को युद्ध से पहले के स्तर पर बहाल करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह व्यवस्था अमेरिकी सैन्य जहाजों पर लागू नहीं होगी। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही का प्रबंधन ईरान और ओमान मिलकर करेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया ने यह भी कहा कि समझौते का ड्राफ्ट अभी फाइनल नहीं है और बिना ठोस गारंटी के ईरान आगे नहीं बढ़ेगा। तो खैर, सुबह खबरें थी कि ईरान कह रहा है कि हम जंग की तैयारी कर रहे हैं। दोपहर को उनका जो सरकारी टीवी चैनल है वो कुछ और कह रहा है कि हमारे पास एक इनिशियल ड्राफ्ट है जिसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं और उसमें 1 महीने के अंदर अंदर जो कमर्शियल जहाजों की आवाजाही की बात है और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, वो ओमान और ईरान के पास ही रहने की बात है। हालिया संघर्ष के दौरान समुद्री सुरक्षा और तेल सप्लाई को लेकर दुनिया भर की चिंताएं बढ़ी हुई हैं, वो हम हर रोज देखते ही हैं। अ, अगर मतलब ये बात कर लें कि पिछले 24 घंटे में क्या क्या अपडेट हुई हैं, तो अमेरिकी ड्रोन गिराया गया था, वो कल खबर हमने इसके बारे में की थी। ईरान में 88 दिनों बाद इंटरनेट सेवाएं आंशिक तौर पर बहाल की गई हैं। तो मतलब ऐसे पूरे तरीके से नहीं, आंशिक तौर के ऊपर, खासकर कारोबार और डिजिटल सेवाएं जो हैं उनको बहाल किया गया है। दूसरा, एक एक अपडेट ये भी थी सुबह कि ईरानी बोट्स के ऊपर अमेरिका ने हमला किया है। खैर, अभी ईरान की तरफ से ईरान के जो सरकारी टीवी चैनल की तरफ से जो बात है कि अमेरिका के साथ डील का ड्राफ्ट तैयार है, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। इजराइल और जो दक्षिणी लेबनान के फ्रंट पर भी हमें चीजें देखनी होंगी। अमेरिका ईरान ठीक है, लेकिन ज्यादा माहौल लेबनान और अगर बात करें तो इजराइल के बीच में ज्यादा माहौल खराब है। इजराइल ने साउथ लेबनान में लोगों को इलाके खाली करने के कहा है और इवन एक दावा भी किया कि एक दिन के अंदर अंदर उन्होंने 150 ठिकानों को टारगेट किया। तो विजुअल आप और हम देख ही रहे हैं, 50 लेबनानी शहरों को खाली करने की चेतावनी, और वहां से जो विजुअल आ रहे हैं, जो कहा कि हमने 150 के आसपास ठिकानों को टारगेट किया। तो वो चीजें हैं ही। जो लेबनान का स्वास्थ्य मंत्रालय है वो कह रहा है कि पिछले 24 घंटे में इजरायली हमलों में दर्जनों नागरिक घायल हुए हैं और मारे गए हैं। और इन हमलों को जेनोसाइड, साउथ लेबनान में जो हुआ है उसको जेनोसाइड कहा है, जो लेबनान का स्वास्थ्य मंत्रालय है। तो खैर, बात ये है कि ईरान की जो अंडरस्टैंडिंग बन रही है अमेरिका को लेके, वो ये बन रही है कि जो
अभी अमेरिका है वो हाइब्रिड वॉरफेयर का सहारा ले रहा है। उसमें वो अलग-अलग किस्म के दबाव डाल रहा है, सामाजिक उकसावे की रणनीतियाँ अपना रहा है, आर्थिक दबाव डाल रहा है, साइबर हमले चल रहे हैं। तो हाइब्रिड वॉरफेयर की तैयारी में भी ईरान जुटा हुआ है कि उस फ्रंट पे भी किया जा सके। खैर ईरान एक एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि वो अनरिच्ड यूरेनियम पर प्रतिबंध चाहते हैं कम से कम भी 20 साल का। वहीं ईरान कह रहा है कि अमेरिका से अनरिच्ड यूरेनियम पर कोई बातचीत नहीं हुई है। तो खैर काफ़ी अभी पेचीदा चीज़ें हैं। ईरान की तरफ से अलग दावे हैं, अमेरिका की तरफ से अलग दावे हैं। लेकिन मतलब अभी के लिए हमें लग नहीं रहा कि कोई रास्ता दिख नहीं रहा कि जिससे हालाँकि एक एक ऑफ़िशियल तौर पर सीज़ फायर है, लेकिन ग्राउंड पे बहुत सारी हलचलें हैं, जिस किस्म से ईरान इसको हाइब्रिड वॉरफेयर का नाम दे रहा है। तो ये मतलब इसको शांति माने, सीज़ फायर माने या फिर ये वॉर ऑनगोइंग माने या फिर आगे एस्केलेशन होगा, मतलब कुछ कोई क्लियर पिक्चर अभी नहीं बन रही है। लेकिन हाँ, ईरान के सरकारी टीवी चैनल की बातों का को माने तो ऐसा लगता है कि शायद वो एक बातचीत के ऊपर पहुँच रहे हैं। कतर में कल आपको बताया था कि कतर में भी एक डिप्लोमेसी चल रही है, तो देखते हैं कि इस्लामाबाद डिप्लोमेसी सक्सेसफुल होती है, कतर डिप्लोमेसी, तो ये देखने वाली बात है। जी, सो देखेंगे इसमें आगे क्या बनता है, क्योंकि इनकी जंग में जो रोक लगेगी उसके बाद जब वहाँ से जहाज़ गुज़रने शुरू होंगे होर्मुज़ से, तभी पूरे देश में जो इस समय संकट बनता जा रहा है एनर्जी का, उस पर कुछ कहना संभव होगा, क्योंकि जिस तरीके से तेल की कीमतों पर हम हर रोज़ चर्चा करते हैं, वो सारी बात वहाँ पर ही खड़ी है। ख़ैर, इससे आगे बढ़ें तो बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक में कल सीएम सिद्धरमैया अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आ रही है और ये दावे आज सोशल मीडिया पे भी जो कांग्रेस को कवर करने वाले पत्रकार हैं, उनकी तरफ से भी बहुत सारे पत्रकारों की तरफ से किए गए हैं। देखिए जो सिद्धारमैया थे और डीके शिव कुमार, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर तो सिद्धारमैया हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं डीके शिव कुमार। दोनों ही दिल्ली उनको बुलाया गया था और राहुल गांधी के साथ 6 घंटे दोनों की बातचीत चली। उसके बाद कुछ मामलों पे सहमति बनी है और कल सवेरे कैबिनेट मंत्रियों को सिद्धारमैया ने अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर बुलाया है। तो ये माना जा रहा है कि शायद वो कल सुबह इस्तीफा दे दें और इस्तीफे के बाद डीके शिव कुमार सीएम बन जाएं। तो ये दावे हैं और इसमें सिद्धारमैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है और इस बीच कांग्रेस के जो एमएलए हैं आरवी देश पांडे, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है कि मुख्यमंत्री पहले ही इस्तीफा देने का फैसला कर चुके हैं, वे कल इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि हाईकमान को वचन दे चुके हैं, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला हाईकमान करेगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। और कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं कर्नाटका के रणदीप सुरजेवाला, वो भी बेंगलुरु पहुंच गए हैं। तो कल जो ब्रेकफास्ट टेबल होगी सिद्धारमैया की, शायद वही इस्तीफे की पेशकश होगी और वो उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है, तो वो राज्यपाल को जाकर अपना इस्तीफा सौंप देंगे और अगले मुख्यमंत्री कर्नाटका के डीके शिव कुमार हो सकते हैं। तो कांग्रेस जो कर्नाटका में जो राड चल रही है पूरी सीएम कुर्सी को लेकर, उसमें कांग्रेस ने जो फैसला लिया है वो ऐसा माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार के पक्ष में लिया है। जी, देखते हैं क्या बनता है कल। उससे आगे अगर बढ़े तो बात उत्तराखंड की करते हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहा है मोहम्मद दीपक। मोहम्मद दीपक वही शख्स जिसने मोहब्बत का एक फूल उगाया और अपने ऊपर सारा कुछ ले लिया उसने। बहुत सारे उस टाइम लीडर नेता लोग भी आगे आए कि हम मोहम्मद दीपक की इस हरकत की सराहना करते हैं। जाके ये शायद राहुल गांधी ने भी बोला था कि मैं जाकर उनकी जिम की मेंबरशिप लूँगा। पता नहीं कितनों ने ली, कितनों ने नहीं ली, लेकिन इस समय आर्थिक संकट से बुरी तरह से जूझ रहा है मोहम्मद दीपक। उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं? जिम तक बंद होने की कगार पर है, उसके घर का जो ईएमआई है वो भी नहीं भर पा रहा वो। देखिए लगातार जो आर्थिक संकट उनके ऊपर बना हुआ है मोहम्मद दीपक के ऊपर, वो आपको ध्यान होगा कि उत्तराखंड में उन्होंने एक मुस्लिम बुजुर्ग मुस्लिम को प्रताड़ित कर रही हिंदुत्ववादी भीड़ के सामने खड़ा हो गया था और उसने कोटद्वार में
उस मुस्लिम बुजुर्ग को बचाया था, और टेलर जो बाबा टेलर नाम से जो बुजुर्ग था। और वो काफी जो विजुअल्स थे, पूरी पूरी दुनिया ने उनको देखा, और उन्होंने एक अखबार को अपना नाम ही मोहम्मद दीपक बता दिया था। तो काफी विवाद हुए थे, लेकिन वहां पर जो हिंदुत्ववादी भीड़ जो उस मुसलमान बुजुर्ग को मारने आई थी, वो उसके अपने मकसद में तो कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि मोहम्मद दीपक जैसे मजबूत आदमी वहां पर खड़ा हुआ। लेकिन उसके बाद उन्होंने ना एक बायकाट का सद्दा दिया था। कोटद्वार जो शहर है, छोटा सा शहर है, उसमें उन्होंने कहा कि जो भी मोहम्मद दीपक की जिम में जाएगा उसको हम बाद में देखेंगे। तो लोगों ने डर के मारे कहीं ना कहीं उनकी जिम में जाना छोड़ दिया, क्योंकि आम लोग जो होते हैं वो ऐसी चीजों से प्रभावित तो होते ही हैं, डरते तो हैं ही। और उसको एकदम से ऐसा बना दिया, मुसलमान प्रस्त बना दिया गया, और ऐसे, जबकि उसने कोई गलत काम नहीं किया था, और उसको एकदम से एंटी हिंदू बनाने की कोशिश हुई। खैर, जो नैरेटिव वॉर है उसमें आपको पता है कि राइट विंग के पास ज्यादा टूल्स हैं। तो उसमें उसमें ये जो उनका जिम था वो भी किराए के ऊपर था, किराए के ऊपर वो जिम लेकर चला रहे थे, और अभी वो उसका किराया तक नहीं दे पा रहे हैं। तो वो एक आर्थिक बायकॉट जो हिंदुत्ववादी भीड़ ने उनका किया था, तो उसका नुकसान झेल रहे हैं। मुझे लगता है कि असली हिंदू वही होगा जो मोहम्मद दीपक की जिम की मेंबरशिप लेगा। बाकी तो सब नकली हिंदू हैं, मतलब जो दूसरे धर्म की इज्जत नहीं कर सकता वो हिंदू नहीं हो सकता। मैं तो ये मानता हूँ कि जिसके दिल में करुणा, त्याग, न्याय, ये सब चीजें नहीं होती, वो हिंदू कैसे हो सकता है। पर खैर, अभी आपको पता है कि नफरत की राजनीति का बोलबाला है। जो हिंदुत्ववादी ग्रुप हैं, उनमें बहुसंख्यकवाद चढ़कर बोल रहा है, और वो जो कम संख्या के समुदाय हैं उनके खिलाफ लगातार नफरत फैलाते हैं और उनके ऊपर हमले भी करते हैं। तो खैर, ये स्थिति है। पहले उनकी जिम में तकरीबन 150 के आसपास मेंबर आते थे, लेकिन वो जो घटना हुई है उसके बाद सिर्फ 15 लोग ही उनकी जिम में आ रहे हैं। तो एक हिसाब से काफी काफी नुकसान हुआ है। कुछ लोगों ने कहा था कि हाँ, हम उनकी जिम की मेंबरशिप लेंगे, लेकिन कितने लोगों ने लिया उसका कोई एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता है। राहुल गांधी ने उनको मिलने के लिए बुलाया था। मेरे को लगता है कि उन जो देश के अमन पसंद लोग हैं उनको उनकी जिम की मेंबरशिप ले ही लेनी चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी परेशानी में जो मोहम्मद दीपक है वो इस समय जी रहा है। उसके जो घर की मकान की जो किस्त है वो तक वो नहीं भर पा रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इंसानियत पसंद लोगों को आगे आना चाहिए, और ऐसी मिसाल जब आपके सामने हो, उसको और सराहना जब मिलेगी तो और लोग भी आगे खड़े होंगे, ना कि उनको ये डर रहेगा कि हमारा भी हाल कहीं मोहम्मद दीपक वाला ना हो, इसीलिए चुप रहना और हमारे सामने होते ऐसी गलत चीज़ों को देखकर गुज़र जाना ही सबसे बेहतर है। इसीलिए मिसाल बनना पड़ेगा, जैसे कि मोहम्मद दीपक बना था, लेकिन उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। अभी खड़े होने का टाइम है। खैर, आगे बढ़ें तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। प्रशासन ने इस बार भी ईदगाह और जामिया मस्जिद में सामूहिक ईद की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी है। देखिए, जम्मू कश्मीर की सबसे जो बड़ी मस्जिद है, 14वीं शताब्दी की जामिया मस्जिद, श्रीनगर में 14वीं शताब्दी से वो मौजूद है, और वहाँ सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो नमाज के लिए जुटते थे। लेकिन आप देखिए कि ये लगातार 8वां साल है जब वहाँ पर सामूहिक नमाज करने की इजाज़त नहीं दी गई है। जो कश्मीर के प्रमुख धर्मगुरु हैं मीरवाइज उमर फारूक, उन्होंने कहा है कि उन्हें नज़रबंद कर लिया गया है। इन इन प्रतिबंधों की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि ईद जैसे पवित्र त्योहार और खुशी के मौके पर कश्मीर के मुसलमानों को का स्वागत बैरिकेड, पाबंदियों और डराने धमकाने से किया जा रहा है। खैर, विजुअल आप और हम सब ने देखे कि कश्मीर की सबसे बड़ी मस्जिद जामिया मस्जिद के बाहर भारी मात्रा में जो सुरक्षा बल थे उनकी तैनाती कर दी गई है। ये जो मस्जिद है ये पुराने श्रीनगर शहर के बीचों बीच बीच मौजूद है। खैर, अब देखना होगा कि क्या किस वजह से अभी ये कर रहे हैं। ठीक है कि 2019 में आपने आर्टिकल 370 हटा रहे थे, उस एक साल आप जो कुछ कर रहे थे वो दिख रहा था लोगों को। एक साल तक आपने इंटरनेट बंद किया, लेकिन आप उसके बाद लगातार ऐसे ऐसे बैन्स को लगातार बढ़ा रहे हैं। लगातार आठवीं बार है कि जब ईद की नमाज वहां पर सामूहिक तौर पर मुसलमान अपनी सबसे बड़ी मस्जिद जामिया मस्जिद में नहीं अदा कर पाएंगे। तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और वैसे तो भारत कहता है कि हम दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन मुझे लगता है कि कश्मीर कहीं ना कहीं वो रिश्ता घाव है जो सब जिसको जिसको
देखा जाना चाहिए, सभी को उसका दर्द महसूस करना चाहिए, उस रिश्ते घाव का दर्द महसूस करना चाहिए कि किस स्थिति में कश्मीरी अभी जी रहे हैं, कि वो अपने सबसे पवित्र त्योहार को भी सामूहिक तौर पर नहीं मना सकते और अपनी पवित्र सबसे पुरानी जामा मस्जिद में भी वो नहीं मना सकते। तो ये अपने आप में ही काफ़ी तानाशाही पूर्ण रवैया है सरकार का। और वहाँ पर लगातार आपको पता है कि शटडाउन जैसी घटनाएँ तो होती रहती हैं, इंटरनेट शटडाउन, लोगों की जो लोग जो विरोध करते हैं तो उनको दबाना, इंटरनेट से चीज़ों को सामग्रियों को हटाना, वहाँ पर वो बहुत सारे पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया जाता है, वो भी खबरें हम लगातार आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो काफ़ी अपन कहें कि मुश्किल भरा दौर है कश्मीर के लिए। और मुझे लगता है कि जो भारत है, भारत सिर्फ़ कश्मीर की ज़मीन को हड़पने की तो बात करता है, लेकिन कश्मीरियों को बतौर इंसान अपनाने की बात नहीं करता, जो काफ़ी ख़राब है। कश्मीर सिर्फ़ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, जिसके ऊपर आप जाके सिर्फ़ कब्ज़ा कर लेंगे। मुझे लगता है कि कश्मीर उससे कुछ ज़्यादा है। तो आपको कश्मीरियों को भी अपनाना होगा, और कश्मीरियों के साथ ऐसा सलूक मुझे मतलब हम तो यही कह सकते हैं कि ये जो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसके ऊपर ये एक रिश्ते गाँव जैसा है। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात केरलम की करते हैं। पूर्व सीएम विजयन के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है, वहां से तस्वीरें भी वैसे काफी खतरनाक सामने आ रही थी। हाँ, केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के घर पर उनकी बेटी टी वीणा के घर पर छापेमारी हुई है। और तस्वीरें बहुत खतरनाक थी। ईडी के ऊपर उनके जो समर्थकों ने हमला भी किया। आप देखिए कि केरलम को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, पिनाराई विजयन को भी देखना पड़ेगा। वो लगातार जो इशू था, चाहे रूरल डेवलपमेंट फंड का हो, या फिर अगर बात करें कि फेडरलिज्म का इशू हो, या फिर ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला हो, हर मुद्दे के ऊपर वो केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े थे। साउथ इंडिया में तो लगातार अपन विरोध देखते ही हैं फेडरलिज्म के इश्यूज पे। तो जैसे ही उनकी हुकूमत गई है, वो उन 4 मुख्यमंत्रियों में से एक थे जो जंतर मंतर पर बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदर्शन तक करने आए थे। खैर, जैसे ही उनकी सत्ता गई है, तो जो केंद्रीय हुकूमत है वो उनके ऊपर हमलावर है। और ये मतलब नया नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा मॉडल बीआरएस के साथ तेलंगाना में अपनाया जा चुका है। तो बीआरएस के जो बेटी थी के कविता, उनको भी जेल भेजा गया। सेम मॉडल पिनाराई विजन के ऊपर अपनाया जा रहा है। उनकी जो बेटी है टी वीणा, उनको उनको मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उलझाया जा रहा है। तो खैर, अभी देखते हैं कि इस पूरे मामले में क्या होता है। लेकिन जो लगातार इसको लेकर वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, केरलम में जो लोग हैं, उनकी पार्टी के जो समर्थक हैं, वो सड़कों के ऊपर हैं। ईडी का विरोध हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो केंद्रीय हुकूमत है, वो लगातार जैसे ही जिस भी सूबे में ऐसे मुख्यमंत्रियों की सरकार जाती है जो केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े रहते हैं, उनके खिलाफ वो सख्ती से पेश आने लगते हैं और केंद्रीय एजेंसियों के थ्रू उनको गिरफ्तार करने, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करने लगते हैं। मुझे लगता है कि ये उसी श्रृंखला में एक कदम है। जी, जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात गुजरात के कच्छ की करते हैं। 1180 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त की गई है, और बहुत बड़ा ये मामला हो जाता है। और क्या-क्या जानकारियां हैं इस मामले में, ये खेप कैसे वहां तक पहुंची और कौन-कौन इसमें शामिल है, किसने गिरफ्तारी की? देखिए, गुजरात का जो मुद्रा पोर्ट है वो काफ़ी बदनाम है। इससे पहले भी वहाँ पर लगातार ड्रग्स की बड़ी-बड़ी खेपें पकड़ी गई हैं। मुद्रा पोर्ट का संचालन आपको पता होना चाहिए, वैसे अडानी के पास ही है। तो वहाँ से माना जा रहा है कि ब्राज़ील और कई लैटिन अमेरिकी देशों से, मेक्सिको हो गया जैसे, वहाँ से ये ड्रग की खेप आई है। और तकरीबन 1200 करोड़ के आसपास इन इन इस ड्रग की खेप की कीमत बताई जा रही है। हालाँकि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये कोकेन कहाँ पर डिलीवरी जाने वाली थी। ये बताया जा रहा है कि दिल्ली इसको शायद लेके आया जाता। दूसरा जो आरोपी पकड़ा है, 2 आरोपी पकड़े गए, एक नाइजीरिया का रहने वाला है और एक तंजानिया का नागरिक है। तो ख़ैर, अभी जो मुद्रा पोर्ट पे जो पकड़ी गई है, पोरबंदर में भी इससे पहले आप याद करिए कि 1800 करोड़ रुपए की जो ड्रग थी वो पकड़ी गई थी। तो लगातार गुजरात एक एंट्री पॉइंट बना हुआ है। वैसे बदनाम पंजाब को किया जाता है, लेकिन आपको और हमको पता ही है कि ड्रग की एंट्री का एक एंट्री पॉइंट भारत में गुजरात बना हुआ है। और वो भी वो पोर्ट्स जहाँ पर अडानी जिनको संचालित करते हैं। तो काफ़ी काफ़ी खराब स्थिति है।
वैसे लगातार ये एक कॉन्स्पिरेसी थियरी पंजाब में भी सर्कुलेट होती है, मैं कोट अनकोट कॉन्स्पिरेसी थियरी कह रहा हूँ कि बीजेपी पंजाब को इसलिए जीतना चाहती है क्योंकि उसको जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहां से ड्रग लेके आनी सौखी हो जाएगी। तो ये कोट अनकोट कॉन्स्पिरेसी थियरी है, लोगों के बीच में इस किस्म की बहुत ज्यादा डिस्कशन है, कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है। तो ये इस किस्म की थियरीज लगातार हम देखते हैं। तो पता नहीं इन चीजों की असलियत क्या है, असलियत आगे पता लगेगी भी या नहीं लगेगी, लेकिन लोगों में बहुत सारे सवाल ऐसी चीजों को लेकर उठते रहते हैं। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर बहुत बातें होती हैं, और इस समय जिस तरीके से फ्यूल को लेकर हर किसी में डर का माहौल है, उसी के साथ एयर इंडिया, इंडिगो जैसी एयरलाइंस जो हैं वो अपनी घरेलू फ्लाइट्स में कटौती कर रही हैं लगातार। और एयर इंडिया ने तो 800 तक घरेलू फ्लाइट्स को घटाने की बात कही है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं गुरप्रीत। एक तो बिल्कुल ये बात जायज है कि हम देख रहे हैं कि लगातार जो इन हवाई जहाज़ों का जो जेट फ्यूल होता है, वो उसमें बढ़ोतरी के कारण जो 5 से 10% के आसपास इनके जो अपन कहें कि कॉस्ट हाइक हुई है। तो इस वजह से जो ये कंपनियां हैं ये कह रही हैं कि हम अपनी उड़ानें रद्द करें। दूसरा जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें जो ट्रैवल बाय प्लेन जो ट्रैवल करने वाला नागरिक था, उसमें भी उनके नंबर्स में भी कटौती हुई है, लोग कम ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसका एक असर तो जो लगातार मार्केट डाउन जा रही है और जो निराशा है लोगों के बीच में, वो एक मामला है। और दूसरा जेट फ्यूल नो डाउट बढ़ा ही है। 2 महीने में दोगुने से ज्यादा महंगा एटीएफ हुआ है। तो जेट फ्यूल का आप देखते हैं कि ये मतलब मसला तो सीधा वही है कि सीधा ये जुड़ा हुआ है वो ईरान और अमेरिका के बीच में जो जंग चल रही है उससे इससे जुड़ा हुआ है। मार्च अप्रैल में भी काफी कम रही उड़ानों की संख्या, और बहुत मतलब 17% के आसपास गिरावट दर्ज की गई थी। अभी 22% के आसपास कटौती करने की बात है। दूसरा मतलब जेट फ्यूल बढ़ा तो फ्लाइट्स के भी आपने जो फेयर देखे होंगे, किराए देखे होंगे, उनमें भी लगातार बढ़ोतरी हुई। मान लो कि कोई टिकट 5,000 की थी, वो एकदम से 10,000 की हो गई, तो फिर नागरिक दूसरे अल्टरनेट भी तलाशते हैं। बहुत बार रेलगाड़ियों का प्रयोग करते हैं या टैक्सी से देखते हैं कि क्या हम टैक्सी से कम में जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखते हैं। तो मुझे लगता है कि नागरिक जो प्लेन से ट्रेवल करते थे उनकी भी संख्या में गिरावट आई है। तो इस वजह से तकरीबन 800 के आसपास जो फ्लाइट हैं वो एयर इंडिया कह रहा है कि वो कम करेंगे। 7% के आसपास इंडिगो भी कम करेगा। तो ये उस चीज का भी असर है, दोनों दो तरफा है। जेट फ्यूल भी महंगा हुआ है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ी है फ्लाइट्स की, और दूसरा किराया महंगा महंगा होने के कारण नागरिकों ने भी कहीं ना कहीं बतौर एक ऑप्शन ट्रैवल का एयर ट्रैफिक को अपन कहें कि हवाई जहाजों को डिच किया है। वो भी कोई दूसरे अल्टरनेट्स की तरफ शिफ्ट हुए हैं। जी, जी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ें तो पंजाब में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुई हैं, उन्होंने नेताओं की चिंताएँ बढ़ा दी हैं, टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि लगातार लोगों का वोटिंग को लेकर रुझान कम होता जा रहा है। हमने लास्ट बार जब वेस्ट बंगाल की विधानसभा इलेक्शंस देखी, वहाँ पर लोगों ने जी लगाकर बहुत ज़्यादा वोटिंग की, वहाँ के आंकड़े सबको हैरान कर गए थे। लेकिन जब हम पंजाब की वोटिंग की बात करते हैं, लगातार गिरता जा रहा है। बेशक लोकल बॉडी और विधानसभा को कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन कमी क्या कहाँ पर है? लोगों का मतलब वोटिंग से मन क्यों उकताता जा रहा है? कि पंजाब में लगातार जो ट्रेंड रहा है उसके लिहाज से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 10% के आसपास वोटिंग घटी है। 2021 का ही आप आंकड़ा देख लीजिए, उससे भी 9.60%, तो तकरीबन 10% ही मानिए कि वोट वोट परसेंट घटी है। 73.5% वोटिंग हुई थी 2021 में, अब की बार तकरीबन 63.5% हुई है, तो 10% का फर्क है। और इसमें बड़े शहर और नगर निगमों में जो मतदान का ग्राफ है वो काफी नीचे रहा है। मतलब देखो, पंचायत जो छोटी पंचायतें हैं उनमें तो ठीक ठाक वोटिंग हुई है, लेकिन जो बड़े शहर हैं और नगर निगम हैं उनमें काफी कम हुआ है। और इसमें देखिए
एक तो दल बदलू बहुत होते हैं कि जैसे ही कोई जीतता है लोकल बॉडीज में, वो जाके गवर्नमेंट जो सरकार होती है उसके साथ तो चला जाता है। खैर, अभी 12 नगर निगम, 76 नगर पंचायत, नगर परिषद और 21 नगर पंचायतों की वोटिंग हुई है, और इसमें काफी जो औसत संख्या है काफी कम रही है। नगर पंचायत जैसे नगर पंचायतों में तो उतनी वोटिंग हुई है, हाँ, लेकिन आप देखिए कि नगर निगम और जो नगर काउंसिल हैं, जो थोड़े बड़े हैं शहर हैं, उनमें गिरावट काफी देखने को मिली है। तो काफी बड़े शहरों में लगातार हम देख रहे हैं कि मोह भंग हो रहा है लोकल बॉडीज से, और छोटे कस्बों में लगातार वोटिंग जो है वो मेंटेन दिख रही है, उसमें कोई ऐसा बड़ा असर नहीं दिख रहा। तो खैर, अभी तो यही है कि आखिरी चुनाव अपन कह सकते हैं उस लिहाज से, विधानसभा चुनाव से पहले तो इसमें बड़ा कुछ है, और इसमें बहुत खराब खराब विजुअल्स आपने और हमने देखे ही। बिट्टू का, आपने रवनीत बिट्टू का एक बहुत ऐसे छोटी सी थप्पी पट के ऊपर मारते हुए वाली विजुअल आपने देखे होंगे। आपको हंसी भी आई होगी, मुझे तो बहुत हंसी आई कि आप केंद्रीय वजीर हैं, सेंटर में आप सेंट्रल हुकूमत में आप वजीर हैं, और आप ढंग से थापी नहीं मार पा रहे हैं, उसके बाद फिर आप पुलिस वाले से बदतमीजी करें। लेकिन उस पुलिस वाले इंस्पेक्टर को भी ने भी बाकमाल जवाब इस बिट्टू की बदतमीजी को दिए। तो कल का दिन बड़ा अजीब था, काफी अलग अलग जगह से वायलेंस की खबरें रही, और इसको सेमीफाइनल की तरीके से देखा जा रहा है। तो खैर, देखते हैं कि रिजल्ट तो 29 को आ जाएंगे। हाँ, नेताओं की टेंशन बढ़ गई है, बड़े शहरों का एक सटीक आकलन, क्योंकि वोटिंग परसेंट कम होती है तो जीत हार का मार्जिन भी कम रहेगा, तो उससे एक जो सटीक आकलन कि हम किस स्थिति में खड़े हैं वैसा सा नहीं मिल पाएगा। तो सेमीफाइनल का जो रिजल्ट है उसमें वो मजा नहीं होगा जिस जिस मजे का की एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को थी। जी, और इसमें एक फैक्टर गर्मी भी है, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है हाँ, उसकी वजह से भी गर्मी, लोग घर से। जी जी। हाँ बिल्कुल, गर्मी तो एक फैक्टर है ही है, और हम्म। बहुत बहुत गर्म अभी मौसम चल रहा है। हालांकि ये माना जा रहा है कि 2-3 दिन बाद बारिश हो सकती है, और एक शुरुआती बारिश हो सकती है। हालांकि अल नीनो ईयर है, तो इस बार बारिश की उम्मीद कम करनी चाहिए। हीट वेव के अलर्ट हिमाचल में भी 8 जिलों के अंदर हीट वेव के अलर्ट हैं, तो आप सोचिए कि किस किस्म की गर्मी पड़ रही है। पहले गर्मियों में हम तो जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। अब जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद।